दोस्तों बरसात के मौसम करीब है और हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों की लापरवाही की वजह से बहुत सारे मासूम बच्चों की, बड़ों की, ज़ईफ़ लोगों की, खेतों में काम करने वाले लोगों की, मज़दूरों की और इस तरह से बहुत सारे कंपनीज़ वगैरह में काम करने वालों की जान चले जाती है। यानी कि मैं बात करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक करंट शॉक। याद रहे ये क्लिप बनाने का मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एहतियाती तदाबीर है, यानी कि प्रिवेंशन या लोगों को जागरूक करना है। बिल्कुल इस क्लिप को देखकर किसी भी तरह का हम कोई एक्शन नहीं, यानी कि मैं कंप्लीट इसको नहीं कह सकता। हर वक्त की सिचुएशन अलग अलग होती है। तो मेरे क्लिप बनाने का जो मकसद है, मैंने जो पॉइंट इसके अंदर ऐड किया हो, तो ये तो सिर्फ अपने नॉलेज के बेस पे किया और जो हमारे प्रैक्टिस में सिचुएशन आई है, हमने जो देखे वही आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेकिन हर वक्त की सिचुएशन अलग होगी, इसको आप याद रखिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो केस है, यानी कि शॉक लग जाना, करंट लग जाना या इलेक्ट्रिक करंट लग जाना, ये छोटे लेवल पर भी हो सकता है, बड़े पैमाने पर भी हो सकता है, माइनर या फिर मेजर। तो माइनर का मतलब होता है छोटा मोटा एक धक्का लग गया, यानी कि करंट लग गया, शॉक लग गया, जिसको हम घर में भी ट्रीट कर सकते हैं या फिर वो घर पर भी जो है तो अच्छा हो गया और उसके लिए कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ी। पेशेंट भी जो है तो पूरा स्टेबल है, काफ़ी कोई प्रॉब्लम उसको नहीं है। लेकिन मेजर के अंदर क्या होता है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करने की नौबत आ जाती है और उसकी जो जान है वो ख़तरे में आ जाती है और यहाँ तक कि उसकी मौत भी हो सकती है। और बहुत सारे लोगों को इसके अलावा भी दूसरी प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है। तो मैं आपको तरतीबार बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि ये करंट जब लगता है तो दोस्तों ये सबसे ज़्यादा हमारे नर्वस सिस्टम को यानी कि मुतासिर, जो इलेक्ट्रिक शॉक का करंट है, यानी इलेक्ट्रिक शॉक करंट जो है सबसे ज़्यादा मुतासिर हमारे नर्वस सिस्टम को करता है। तो नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन का जो सिस्टम है, अगर जब ये मुतासिर हो जाता है तो पूरे बॉडी के अंदर ऐसा कहा जाता है कि हमारे बॉडी के अंदर करंट को फैलने के लिए या ट्रांसफ़र होने के लिए या कंडक्टिंग, यानी कि उसको फैलने के लिए, आगे जाने के लिए बहुत आसानी होती है। बहुत हमारे बॉडी बहुत ही हेल्पफुल होती है उसके लिए। तो वो बहुत आसानी से जो है तो ट्रैवलिंग करती है और इसका सबसे ज़्यादा सोर्स जो है हमारी बॉडी के नर्वस सिस्टम होता है और वही हमारी बॉडी को मुतासिर भी कर देता है। और फिर सबसे ज़्यादा इसका इफेक्ट अगर देखा जाए तो वो मसल्स पर होता है। तो दोस्तों हमारे बॉडी के अंदर जब इलेक्ट्रिक करंट का शॉक अगर ये मुतासिर कर दे अगर, तो सबसे ज़्यादा मसल्स के अंदर इसका परिणाम देखने को मिलता है, यानी कि मसल्स के अंदर स्पाज़म हो जाता है। तो मसल्स के स्पाज़म की वजह से आप जानते हैं फिर क्या होगा, पैरालाइज हो सकता है। यानी कि अगर ये चेहरे के साइड में, यानी कि इलेक्ट्रिक शॉक या करंट जिस तरह से जो तो पास होता जाएगा और ये बहुत फास्ट होता है, यानी कि जो वोल्टेज होता है करंट का, जो उसका पैमाना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं खेतों के अंदर इस तरह के जो है तो वायरिंग जाती है, करंट पास होता है तो बहुत ही ज़्यादा हाई वोल्टेज का होता है, बहुत ही ज़्यादा। तो उसका जो होता है कि आप लोगों ने देखे भी होंगे या फिर अखबार वगैरह में न्यूज़ में देखे होंगे कि इंसान उसके जब चपेट में आ जाता है या फिर उसके जब उसको शॉक करंट, इलेक्ट्रिक करंट लगता है उस टाइप का, तो वो जगह पे ऑन दी स्पॉट बंद हो जाता है, डायरेक्ट जल जाता है और पूरे बॉडी ऑर्गन्स यानी कि उसके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और ऑन दी स्पॉट उसकी डेथ भी हो जाती है। तो ये बहुत ही डेंजरस इलेक्ट्रिक करंट शॉक की वजह से एक मेजर, मैंने आपको बताया मेजर ये एक परिणाम हो सकता है। तो दोस्तों ये इलेक्ट्रिक करंट के वोल्टेज पे डिपेंड करता है। अब छोटा मोटा जो मामूली भी करंट लगता है, करंट लगने के बहुत सारे ज़राए हैं या सोर्सेस हैं, लेकिन जो हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक शॉक के बारे में, तो इसके वजह से सबसे ज़्यादा जो मुतासिर होता है मसल्स होते हैं, नर्वस सिस्टम होता है। अब वो जिस तरफ से होगा, मान लो कि वो आँखों की तरफ से होता है तो ब्लाइंडनेस हो सकता है। ब्लाइंडनेस के अंदर सबसे ज़्यादा इंस्टेंट अगर कुछ इसका क्या कहेंगे, उसको परिणाम अगर कहेंगे या साइड इफ़ेक्ट्स कहेंगे या इफ़ेक्ट कहेंगे, तो सबसे ज़्यादा इंस्टेंट कैटरेक्ट है, यानी सबसे फास्ट में अगर ऐसा कुछ होने जा रहा है करंट लगने के बाद तो कैटरेक्ट उसको इंस्टेंट में होगा। उसके बाद एकदम कॉमन जिसको माइनर करंट जिसको लगा, उसके अंदर भी क्या होगा, टिंगलिंग, नमनेस वगैरह के सिम्टम्स नज़र आएंगे। तो दोस्तों मैं इन शॉर्ट बताने की कोशिश करूँ, बात बहुत लंबी हो रही है, कि सबसे ज़्यादा करंट लगने का जो इफेक्ट है वो नर्वस सिस्टम को होता है। साथ ही बॉडी के जो दूसरे ऑर्गन्स है, जो वाइटल ऑर्गन्स है, उसके ऊपर भी इसका जो है तो इफेक्ट होता है। कि जिस तरह हम जानते हैं कि एक हिस्से का, यानी कि बॉडी के एक हिस्से का ताल्लुक दूसरे हिस्से से बहुत बिल्कुल इसी तरह से जुड़ा हुआ है जिस तरह जान जिस्म के साथ जुड़ी हुई है।
तो इसी तरह से दोस्तों बॉडी का एक ही सिस्टम एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा कनेक्टिविटी के अंदर मौजूद होता है। तो इसीलिए जब ये इस तरह का बाहर का एक्सटर्नल सोर्स जो कि जो बॉडी के लिए सही नहीं हार्मफुल है, तो वो उसको अफेक्ट करती है और हमारे बॉडी मुतासिर हो जाती है। तो दोस्तों मैं अब इन शॉर्ट आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये मेजर और माइनर दोनों तरीके का अगर शॉक बैठ रहा है तो, और हम देख रहे हैं किसी की जान बचाना है या खुद की जान खतरे में आ चुकी है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए मेरी बात को आप गौर से अगर सुनने की कोशिश करें समझ में आएगी। तो सबसे पहला जो काम हमारा है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो सबसे पहले दोस्तों हम जो प्लग है दोस्तों, सबसे पहले अनप्लग द कॉर्ड एंड टर्न ऑफ द सॉकेट, यानी कि जहाँ से करंट सप्लाई हो रहा है हम कोशिश करें उसको बंद करने की कोशिश करें और बहुत ज़्यादा एहतियात करें। ऐसा नहीं कि हम देख रहे हैं कि किसी की इस तरह से जान जा रही है या फिर हम देखते हैं कि अचानक किसी को करंट लग रहा है और वो जो है तो चिल्ला रहा है या फिर बिल्कुल अजीब अंदाज में दिख रहा है, तो हम लोग जज्बाती होकर हम दौड़ना शुरू करते हैं। लेकिन याद रहे कि इस तरह से हमारी हमदर्दी उसके लिए भी हमारे लिए भी ज़्यादा ये यानी कि नुकसानदायक हो सकती है, हमारी जान भी जा सकती है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा एहतियात करें जहाँ है कि ऐसे वक्त के अंदर हमको किसी लकड़ी का इस्तेमाल करना है, ठीक है। उसके बाद किसी प्लास्टिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर किसी ऐसी चीज़ का जिससे करंट पास नहीं होता, जिसके थ्रू करंट पास नहीं होता। कुछ ऐसी यानी कि चप्पल भी आप यूज़ कर सकते हैं लीदर की, जिसकी वजह से करंट पास नहीं हो सकता। तो कोशिश करें ज़्यादातर। इसके बाद दोस्तों अब जो विक्टिम है, जिसको जो मुतासिर हुआ है, उस इंसान के पास जाकर उसको सबसे अहम चीज़ ये है कि उसको स्टेबल करें, उसको सही जगह पर लाएं और उस चीज़ से दूर रखें। याद रहे कि उसको हमको बहुत ज़्यादा यानी कि सबसे ज़्यादा कोशिश ये करना चाहिए कि उसको जो साइकोलॉजिकल यानी उसका दिमागी तौर से वो जो डर गया है अचानक से, वो डर उसके अंदर से निकल जाए, क्योंकि दो जगह पर हमको रखना है। और इस चीज़ का ख्याल रखिए कि उसने बॉडी के ऊपर चाहे वो रिंग हो, चाहे उसके टाइट कपड़े हो या चाहे फिर उसने कुछ पहना हो, ये सब चीज़ें आपको स्लोली आसानी के साथ में उसको रिमूव कर देना है, क्योंकि वो सेकंड इन्फेक्शन का ज़रिया बन सकता है। और इसके बाद याद रखें दोस्तों, उसको स्टेबल करने के बाद कुछ निकालने की कोशिश कीजिए। उनको पानी बिल्कुल नहीं देना है, किसी किस्म का कोई चीज़ उनको खाने पीने को बिल्कुल नहीं देना है। और आप इसके बाद क्या करना है, स्टेबल होने के बाद आपको किसी भी किस्म का टाइट कपड़ा उन पर नहीं लगाना है, बल्कि इस चीज़ का ख्याल रखें कि इसमें होता क्या है, थोड़ा सा शिवरिंग आने का डर होता है। तो उसके लिए हम कपड़ा ऐसा यूज़ करें जिसकी वजह से बॉडी के वो और यानी कि हिस्सा, बॉडी के वो पार्ट्स जो कि इंजर्ड हो चुके हैं, और यानी कि वो कपड़ा हमारे बॉडी को उस हिस्से से अगर चिपकता है तो वो नुकसान का यानी सेकंड इन्फेक्शन का ज़रिया बन सकता है। इसलिए ऐसा कपड़ा सेलेक्ट करें जिससे बॉडी को तकलीफ़ ना हो। तो हम ऐसा कपड़े से वो पेशेंट का वो हिस्से को या पेशेंट को पूरी तरह से ढक सकते हैं ताकि उसको शेवरिंग वगैरह ना हो। अब उसके बाद हम लोग को क्या करना है, मैंने जैसे पहले बता दिया आपको, जो टाइट चीज़ें हैं जो उसने पहन रखा है उसको सबको रिमूव करना है। उसके अलावा अब इसके बाद हमको उसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम को चेक करना, यानी कि उसकी ब्रीथिंग जो है, यानी उसकी सांस जो लेता है वो, तो वो प्रॉपर ले रहा है नहीं ले रहा है। बहुत सारे लोगों को देखा मैंने, बहुत अच्छे। उसके बाद पल्स वगैरह आप देख सकते हैं। उसके अलावा जो है तो दूसरे वाइटल्स आप देख सकते हैं और उसका सेंस देख सकते हैं, ह्यूमेट्स देख सकते हैं। उसका यानी कि उसके जो सेंस है वो किस तरह से चल रहे हैं, है ना। और बहुत ज़्यादा यानी कि उसका कोई ऐसा ऑर्गन जो है तो अफेक्ट तो नहीं हुआ, या कोई बॉडी का पार्ट्स अफेक्ट तो नहीं हुआ बहुत ज़्यादा। तो ये सब चीज़ों पे गौर करते हुए हम लोग को प्राइमरी सर्विस प्रोवाइड करने से पहले या फिर इमरजेंसी सर्विस जब तक हम तक पहुंच ना जाए या एम्बुलेंस हम तक पहुंच ना जाए, हमको क्या करना है। तो दोस्तों जब तक के इमरजेंसी सर्विस हम तक प्रोवाइड ना हो जाए तब तक हमको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि उसकी जो है रेस्पिरेशन उसका बराबर चालू नहीं है, यानी कि ब्रीथिंग उसके बराबर चालू है नहीं चालू है। उसके अलावा उसका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कैसा है, और कुछ तो भी अगर ऐसा गड़बड़ लगती है कि पेशेंट शॉक में जा रहा है, या फिर ये पेशेंट को जो है तो अनकॉन्शियस होने जा रहा है, या फिर ये पेशेंट बिल्कुल यानी कि क्रिटिकल होने जा रहा है, या फिर बिल्कुल अनकॉन्शियस हो चुका है, तो हमको फ़ौरन कोशिश करना चाहिए। मैंने बहुत ही पहले जब हमने चैनल शुरू किए थे तो क्लिप बना लिया था CPR, तो ये
एक ऐसी ज़बरदस्त इमरजेंसी कंडीशन है जिसको नॉन मेडिकल जो लोग हैं यानी आम इंसान जो हैं उनको भी सीखने की ज़रूरत है। लाइफ सेविंग एक्टिविटी इसको हम लोग कहते हैं कि ज़िंदगी बचा सकते हैं आप किसी की। फ़ौरन ऐसा देखने के बाद हम क्या करें, CPR शुरू कर दें। तो इसके वजह से क्या होगा कि उसको ब्रीथिंग के अंदर आसानी होगी, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का जो है तो इंस्ट्रूमेंट होगा, उसका जो है तो तमाम सिस्टम इम्प्रूवमेंट आएगा उसके अंदर। ब्रेन को भी जो है तो फास्ट में ब्लड सप्लाई होगी, ब्रेन भी जो है तो अपना काम। इसके अलावा हम लोग एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन वगैरह अगर है प्रोवाइड है हमारे पास अवेलेबल है तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि हम सबको ये चीज़ें सब एहतियात के साथ करना है, जितना पता उतना ही करना चाहिए।